हे गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं मॉड्यूल ए के कंप्लीट कंपाइल्ड क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा सेशन। इसे ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। लगे आपको कि कुछ कमी है तो आप मुझे एबीएफएम के कैप्सूल बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करते वक्त पीडीवाई कोड आप यूज कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाइए और अपना अपकमिंग एबीएफएम का पेपर क्रैक कीजिए कैप्सूल बैच के साथ। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मौक़ों पे डिफाइन किया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मिस्टर हेनरी फेयोल ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि साहब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन होते हैं POCCC। लेकिन अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं कि नॉर्मली मार्केट में या नॉर्मली बोलचाल की भाषा में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं POSDC। P4 प्लानिंग, O4 ऑर्गेनाइजिंग, S4 स्टाफिंग, D4 डायरेक्टिंग और C4 कंट्रोलिंग। पोस्ट डीसी। अब एग्जाम में इन फंक्शंस में से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक जो इनका ये पूरे अपने आप में एक चैप्टर है आपके मॉड्यूल ए में, बट फिर भी बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है, इनकी मीनिंग और डेफिनेशन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि allocation of resources is part of which management function। तो अगर मैं कहूं allocation, तो रिसोर्सेस का अरेंजमेंट, रिसोर्सेस का अरेंजमेंट एंड अलोकेशन, अरेंज एंड अलोकेट, कौन से फंक्शन में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले डिसीजन मेकिंग इज पार्ट ऑफ विच फंक्शन, तो डिसीजन मेकिंग किस में आएगा। डिसीजन मेकिंग एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। फिर आपसे पूछ ले वो दैट सुपरविजन इज पार्ट ऑफ, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्टिंग के कुल 4 हिस्से हैं। सबसे पहला है लीडरशिप, नंबर 2 पे आएगा मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। क्योंकि जब भी हमें सुपरविजन वर्ड सुनने में आता है हमको लगता है कंट्रोलिंग में होगा। तो इस तरीके के डेफिनेशनल क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कुल कितने तरीके का, 5 तरीके का। सबके बारे में अलग अलग दिन अलग अलग मौक़ों पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। बट पहले चैप्टर में से एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरीज को एज अ मैनेजर आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। और एज अ मोटिवेशन थ्योरी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कंटेंट थ्योरी और दूसरा है प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी किस बात पे फोकस है, कंटेंट थ्योरी का फोकस है नीड्स। कंटेंट थ्योरी के थ्रू मोटिवेट करने वाले जो लोग हैं उनका हमेशा ये मानना है
कि अगर आप अपनी टीम में काम करने वाले लोगों की नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। कंटेंट थ्योरी का जो बेस मटेरियल है वो है नीड ऑफ द टीम मेंबर। मेरी टीम में 5 लोगों को मोटिवेट करना है, पांचों की अलग अलग नीड होगी। अगर उनकी नीड को मैं फुलफिल कर पाया तो वो मोटिवेटेड वे में मेरे यहाँ काम करते रहेंगे। फिर आती है प्रोसेस थ्योरी। तो प्रोसेस थ्योरी को जो लोग मानते हैं उनका कहना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डे टू डे प्रोसेस है, डे टू डे प्रोसेस मतलब अगर मैं और टेक्निकल वर्ड कहूँ तो इसका मतलब है ऑपरेशनल एक्टिविटी। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल प्रोसेस है, जिस तरीके से वहाँ काम होता है, उस काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ काम करने वाले लोग मोटिवेटेड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से समझना, प्रोसेस थ्योरी की अगर मैं आपको बताऊं, यार कंटेंट थ्योरी की पहले बात करें डिटेल में, तो इन सभी थ्योरीज पे हम अलग अलग मौक़ों पर बात करेंगे। सुपर इलीट में आप मुझे ज्वाइन कीजिए तो वहाँ बहुत डिटेल में पूरा एक दिन 2-3 घंटे का डिस्कशन इनके ऊपर है। अब्राहम मैस्लो ने एक तो नीड की थ्योरी दी, मैकलैंड ने भी नीड की थ्योरी दी, एल्डरफर की थ्योरी भी नीड से रिलेटेड है। तो ये नीड थ्योरी को ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। हर्जबर्ग ने भी बताया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की जो नीड होती है वो 2 तरीके की होती है। एक हाइजीन नीड्स, जैसे हम होते हैं ना घर पे, कि बेसिक मिनिमम इतनी साफ सफाई तो होनी चाहिए, वो हर घर में होती है, जो हर जगह होता है उसे बोलते हैं हाइजीन। हाइजीन अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हो तो आपका एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ हाइजीन का मतलब साफ सफाई से नहीं है, हाइजीन का मतलब है बेसिक थिंग्स विच आर अवेलेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके यहाँ पे भी होना चाहिए। फिर बात आती है मोटिवेशन फैक्टर्स की। तो मोटिवेशन फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे हो और उसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील करता है। डिटेल डिस्कशन करेंगे हम बाद में। प्रोसेस थ्योरी का कहना है कि अगर आप, जैसे विक्टर व्रूम की थ्योरी है, विक्टर व्रूम का कहना है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की रूटीन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने लोगों को ये एहसास कराओ कि अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, आपकी बेहतर ग्रोथ होगी। वो अपने परफॉर्मेंस को अपनी ग्रोथ के साथ जोड़ के अगर देख पाएगा तो बेहतर काम करेगा। एडम्स ने कहा डे टू डे रूटीन में सबके साथ बराबरी से व्यवहार करो, लोग मोटिवेटेड वे में काम करेंगे। गोल सेटिंग थ्योरी का कहना है कि आप एज अ इंडिविजुअल अपना एक टारगेट सेट कर लो और उसे अचीव करने के लिए काम करते रहो। प्रोसेस अगर ऐसी है जहां इंडिविजुअल्स के टारगेट्स प्री सेट होते हैं, वहां लोग मोटिवेटेडली काम कर लेते हैं। री इन्फोर्समेंट थ्योरी का कहना क्या है? री इन्फोर्समेंट थ्योरी का कहना है कि तब तक प्रोसेस को मॉडिफाई करते रहो जब तक आपका टीम मेंबर अपना बेस्ट आउटपुट ना दे दे। कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी, ये सभी थ्योरीज को इन डिटेल पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, क्योंकि हम चैप्टर है इतना बड़ा है आपके सिलेबस में कि हम एक दिन में तो उसके बारे में बात पूरी नहीं कर सकते। मैंने एक ग्लिम्स आपको दे दिया कि आपको जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ये मोटिवेशन की थ्योरीज भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए बताइए, अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा था कुछ कंसेप्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो, आप कोशिश करो।
कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक डेफिनेशनल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? किसने मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, POCCC। तो POCCC किसने डिफाइन किया था? हेनरी फेयोल ने। तो ये डेफिनेशन किसकी है? हेनरी फेयोल की डेफिनेशन है, जो कि मैनेजमेंट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग का मतलब क्या होता है? कमांडिंग। लीडिंग को ही कमांडिंग भी बोलते हैं हम। और कंट्रोलिंग। सारे एलिमेंट किसकी डेफिनेशन में अवेलेबल हैं? हेनरी फेयोल की डेफिनेशन में सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी मिंचबर्ग का जो मैनेजमेंट है, हेनरी मिंचबर्ग ने मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन किया है? हाउ ही डिफाइंड द मैनेजमेंट। अगेन देखिए, ये कोई बहुत जेनरिक क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। जब तक हमने ये नहीं पढ़ा तब तक चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें से गैस वर्क करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जैसे हेनरी मिंचबर्ग की बात हो रही है, हेनरी मिंचबर्ग ने डिफाइन किया था मैनेजमेंट को एज अ मिक्स ऑफ वेरियस रोल एंड एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी उनका आता है कि कुछ चीज़ें पॉजिटिवली की जाती है, कुछ चीज़ें नेगेटिवली की जाती हैं, कुछ चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जाता है, कुछ में ज़्यादा से ज़्यादा को रिजेक्ट किया जाता है। इन सब को मिला के ओवरऑल मैनेजमेंट का एक प्रोसेस बनता है। नेक्स्ट बताइए, साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ इनमें से किसका नाम जोड़ा जाता है? जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किसका नाम जो है इसमें सबसे पहले जोड़ा जाता है? देखो, एक तो नाम है हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। एक है पीटर एफ ड्रकर। उनको कहा जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु। मैक्स वेबर के साथ नाम लिया जाता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का। एल्टन मेयो को कहा जाता है एल्टन मेयो के लिए कहा जाता है कि इन्होंने बिहेवियर, मोटिवेशन बनाया। डगलस मैकग्रेगर मोटिवेशन गुरु। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ किसका नाम जुड़ा है? फ्रेडरिक विंसलो
टेलर, FW टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको कहा जाता है। डगलस मैकग्रेगर के हिसाब से, अभी अभी हमने डगलस मैकग्रेगर की बात की, मोटिवेशन गुरु है ये, दो थ्योरीज दी थी इन्होंने, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो डगलस मैकग्रेगर के हिसाब से मैनेजमेंट को देखने के दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। एक को थ्योरी एक्स, एक को थ्योरी वाई कहा गया। इनमें से वो कौन सी थ्योरी है जो एम्प्लॉय को लेजी मानती है एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने के बारे में कहती है? इन दोनों थ्योरी में से वो कौन सी थ्योरी है जो कि डगलस मैकग्रेगर के हिसाब से इस बात पर ज़्यादा फोकस्ड है कि हमें जो इनहेरेंटली लेजी लोग हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, डगलस मैकग्रेगर ने जो थ्योरी एक्स दी थी इसे नेगेटिव थ्योरी, और जो थ्योरी वाई दी थी उसे पॉजिटिव थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात हो रही है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव फोर्स लगाने की बात हो रही है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? थ्योरी एक्स जो है वो डगलस मैकग्रेगर की वो थ्योरी है जिसका कहना था कि नॉर्मली एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो लेजी होते हैं, और अगर आपको उनसे अच्छे से काम करवाना है तो आपको उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल थ्योरी है, आज की दुनिया में ये थ्योरी काम नहीं करती है। फैक्ट्री के मजदूरों पे ये थ्योरी काम कर सकती है, लेबर पे ये थ्योरी काम कर सकती है, लेकिन अगर कोई मूर्ख मैनेजर इस थ्योरी को स्किल्ड लेबर फोर्स पे लगाएगा तो वो मूर्ख मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे एम्प्लॉय बेस को खराब कर देगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैकग्रेगर की ये थ्योरी, लेकिन ये किस के एम्प्लॉय पे लगानी है इसके बारे में भी मैकग्रेगर अच्छी खासी गाइडलाइन देते हैं। बताइए, 14 principles of management which include concepts like division of work, unity of command and scalar chain। 14 principles of management किसने दिए हैं जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन जैसे प्रिंसिपल्स शामिल हैं? स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कैडर पर अलग अलग एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपने पैरेलल काम करने वाले इस एम्प्लॉय से मिलना है, मान लीजिए एक्स को ए से बात करनी है, तो एक्स इस पूरे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आएगा। तो हायरार्की को फॉलो करना दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा
कि अगर मान लीजिए कभी कभी इमरजेंसी में ये हायरार्की को तोड़कर अगर वो डायरेक्ट एक्स किससे बात कर ले, ए से, तो इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक बनाना। इमरजेंसी में क्या बनाया जा सकता है, गैंग प्लैंक। और जब हायरार्की को पूरा फॉलो किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। तो ये जो कंसेप्ट है स्केलर चेन, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, ये किसने दिए हैं 14 प्रिंसिपल्स? ये दिए हैं हमारे हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने हमको ये बताया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमें बात करनी है कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। एक स्वॉट एनालिसिस में क्या है, व्हाट इज इन अ स्वॉट एनालिसिस? तो देखो, प्लानिंग जब भी की जाती है, प्लानिंग करने के पहले हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सो ये प्री प्लानिंग स्टेप है। स्वॉट क्या है? प्री प्लानिंग किया जाता है, प्री प्लानिंग स्टेप। और इस प्री प्लानिंग स्टेप को हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडी। जिस एनवायरमेंट में आप बिजनेस कर रहे हो उसकी स्टडी है ये। अब स्वॉट में सबसे पहली चीज है स्ट्रेंथ। तो स्वॉट एनालिसिस जो है दो तरीके के एनवायरनमेंट को मिला के बनाया गया है। जैसे आपकी जो स्ट्रेंथ होगी और आपकी जो वीकनेस होगी, ये दोनों आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जो थ्रेट आपके सामने आएंगे, वो सब आपके लिए एक्सटर्नल फैक्टर है। तो किस काम में आप सबसे परफेक्ट हो, किस काम को करने की सबसे बेस्ट मशीनरी आपके पास है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी, किस चीज में आप बेस्ट हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। किन चीजों में आप अपने कॉम्पिटिटर से कमजोर हो, ये आपकी वीकनेस है। हो सकता है आप हार्डवेयर बनाने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में आप कमजोर हैं। आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपके लिए क्या जनरेट करेगा, एक्सटर्नल मार्केट में अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ आपके लिए क्या जनरेट करेगा, स्ट्रेंथ विल जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन द मार्केट। वीकनेस आपके लिए क्या सामने लाएगा, वीकनेस आपके सामने लाएगी थ्रेट। वीकनेस क्या जनरेट करेगी आपके लिए, थ्रेट। क्योंकि वीकनेसेस को अगर आपने दूर नहीं किया तो ये आपके बिजनेस को कमजोर करती चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर लेते हो, इफ रिमूव्ड, अगर आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर लेते हो तो वो वीकनेस आपके लिए क्या जनरेट कर सकती है, अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी वीकनेस को दूर करते हो तो उसे आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो। सो ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच का कनेक्शन है प्लानिंग के दौरान। प्लानिंग करते वक्त मैनेजर को स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए बिजनेस की, वीकनेसेस पता होनी चाहिए। स्ट्रेंथ को यूज करके ढूंढना चाहिए उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर सकते हैं। हम वीकनेसेस को रिमूव करके अपने लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं, और जिन वीकनेसेस को हम दूर नहीं कर पाएंगे उसकी वजह से हमारे लिए क्या क्या थ्रेट है।
तो इन थ्रेट से हम कैसे बचेंगे, उसके लिए प्लानिंग मैनेजर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारा का सारा प्लानिंग से रिलेटेड, कुछ स्वॉट से रिलेटेड बातें। अब कुछ और चीजें कर लेते हैं, बताइए। मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? कल हमने पूरी प्रोसेस को पढ़ा था, और सीक्वेंशियली हमने कोड वर्ड भी बनाया था। तो आप बताइए कि मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आ ही जाना चाहिए आपको तुरंत। चाहे हेनरी फेयोल ने लिस्ट दी हो, चाहे नॉर्मल, ये हेनरी फेयोल ने दिया था हमको, PO CCC, दोनों में से किसी भी प्रोसेस के सीक्वेंस को आप फॉलो करो, पहला स्टेप हमेशा क्या है? प्लानिंग। पहला स्टेप हमेशा ही क्या होगा? प्लानिंग हमेशा ही फर्स्ट स्टेप माना जाएगा। बताइए सेकंड क्वेश्चन बताइए। आसान क्वेश्चन है, बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। देखिए, क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जिसमें गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव्स तय करना या स्ट्रेटजीज बनाना ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को पा सकें। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव जहां सेट किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज जहां बनाई जाती है, वो होता है प्लानिंग स्टेज। अब क्योंकि यहाँ स्ट्रेटजी की बात हुई है, तो स्ट्रेटजी जो है, प्लानिंग जो है, वो 3 लेवल पे बनाई जा सकती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, और तीसरा है लोअर लेवल। टॉप लेवल पे जो प्लानिंग बनती है उसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। मिडिल लेवल पे जो प्लानिंग बनती है उसे टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं, और लोअर लेवल पे जो प्लानिंग होती है उसको ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं। ये 3 तरीके की प्लानिंग जो है होती है। बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। टास्क, पीपल, रिसोर्स, इन सबको अरेंज करना ताकि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके, ये इनमें से किस प्रोसेस